बिस्मिल्लाह। जी, लास्ट टाइम जो हमने बात छोड़ी थी वो यहाँ पे छोड़ी थी कि हम लोगों के पास एक कोई ऐसा फंक्शन होगा जिसको हम इवेल्युएट करें तो उसका रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है जी। और ये बात की थी कि ये ज़ीरो बनाना क्यों मुराद है, क्योंकि ज़ीरो जिन फंक्शंस के आउटपुट की वैल्यू ज़ीरो जो होती है, जिसको रूट कहते हैं, रूट ऑफ दैट फंक्शन, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है जी। और मकसद इवेंचुअली हमारा वही है कि हम किसी एक अननोन को फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस अननोन को फाइंड करने के लिए आपके पास कोई ऐसा टूल हो जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के अननोन्स को अगर फाइंड कर सकता है तो वो ज़रा बेहतर टूल है हमारे पास, ठीक है जी। तो रूट फाइंडिंग उनमें से एक इस तरह की चीज़ है। रूट फाइंडिंग इज एसेंशियली द प्रॉब्लम कि आपके पास गिवन अ फंक्शन, आप कहते हैं कि इस फंक्शन का आउटपुट जिस इनपुट के लिए ज़ीरो होगा वो इनपुट क्या होगा। मिसाल से ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि ग्राफ जैसा आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास एक फंक्शन है, वट एवर दैट फंक्शन इज़, यू डोंट हैव टू नो व्हाट द फंक्शन इज़, लेकिन यहाँ पे उसकी इक्वेशन लिखी है 3 - x - 1 होल स्क्वायर माइनस x - 1 समथिंग समथिंग, ठीक है। इट्स अ फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन, ये वाला फंक्शन इसलिए बनाया था क्योंकि इसकी शेप ज़रा प्यारी सी है, ठीक है। मतलब वो जब हम कागज़ पे बनाते हैं ना तो कागज़ पे तो हम ऐसे करके बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे जब मैं बेसिक फंक्शंस बना रहा था तो उनकी शक्ल ज़रा मज़ा नहीं आ रहा था, तो इसलिए ये वाला फंक्शन है, ठीक है। इट लुक्स कॉम्प्लिकेटेड बट द पॉइंट इज़ वट एवर द फंक्शन इज़, नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड इट इज़, यू आर इंटरेस्टेड इन द इनपुट वैल्यू फॉर विच द आउटपुट वैल्यू इज़ ज़ीरो, ठीक है जी। तो इस इनपुट वैल्यू को कहा जाता है कि दिस इज़ अ रूट ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है जी। क्यों इंटरेस्टेड होते हैं वो पहले बात कर ली कि समथिंग 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 माइनस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है जी। तो जब आपको ये पता चल जाए तो आपको पता चलेगा कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ वाई इसमें आप कौन सा इनपुट दे सकते हैं, तो बात को आप घुमा के भी कर सकते हैं, सही है। लेकिन इज इक्वल टू ज़ीरो वाला काम हमारे लिए करना आसान होता है काफ़ी उसमें, ठीक है, क्योंकि टूल्स हमारे पास हैं, उनमें से एक दो टूल्स हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। तो पहला टूल देखने से पहले हम एक बेसिक सा थ्योरम देखना चाहते हैं। इससे दो मकासद हैं। एक मकसद तो ये है कि आपके पास आगे जो हम वो करेंगे, मेथड करेंगे, उस मेथड के अंदर इस थ्योरम की ज़रूरत है, एक बात, क्योंकि अगर ये थ्योरम नहीं है तो देन दैट मेथड डज़ नॉट वर्क, सीधी सी बात ये है, ठीक है जी। तो चूँकि मैथ्स में अगर आप कहते हैं ना कि ये एक मेथड है तो इसके पीछे कोई अजम्पशंस होती हैं, तो वो अजम्पशंस ही एक थ्योरम, अजम्पशंस में से एक ये थ्योरम शामिल है, ठीक है जी। एक बात तो ये है, बट दैट्स अ माइनर थिंग। जो ज़रूरी चीज़ है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा तफसील से करूँगा वो ये है कि आपको अभी तक मैंने कम अज़ कम कहीं पे थ्योरम डिस्कस नहीं किए, ठीक है जी। तो यहाँ पे इस थ्योरम को देखने का एक जो मेजर मकसद है वो ये है कि थ्योरम को देखते कैसे हैं, ठीक है जी। एक थ्योरम आप लोगों ने पहले भी कभी देखे होंगे, थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी होती है और उसको फिर कुछ करने की कोशिश करते हैं तो फिर समझ नहीं आती कि किधर से आई, और फजूल सी एक स्टेटमेंट लिखी होती है जिसके अंदर आप कहते हैं इस बात का मतलब यही क्यों कह रहे हो, फजूल सी बात है, या वो बिल्कुल फजूल सी बात होगी विच विल बी वेरी ऑब्वियस टू यू, ठीक है जी, विच इज़ गोइंग टू बी द केस हेयर। इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरम, इट्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और दूसरा ये होता है कि इट मेक्स नो सेंस कि ये क्या कह रहा है भाई, ये क्यों, ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रहा है ये, ठीक है। तो इट्स वन ऑफ दोज टू थिंग्स। दरमियान की जो है कभी कभी आती है कि हाँ ठीक है समझ आ रही है, लेकिन क्या हो रहा है वो कम होता है। मैट्रिक लेवल पे भी कोई रैशनल नहीं बनाते कि ये क्यों थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों मकसद नहीं होता, क्यों असल में चूंकि वहाँ पे मकसद ही नहीं होता ना, तो वो आपको बता देते हैं और वो हो जाता है। न्यूमेरिकल मेथड्स का अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें ना, अभी जो हम ये मेथड भी पढ़ेंगे, अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें ना, हम तीन चीज़ें यहाँ पे आज के लेक्चर में देखेंगे, तीनों पे सर्च करें तो आपको लेक्चर्स मिलेंगे अक्सर इंडियन यूट्यूबर्स के, या जो आपको इवन जो इंग्लिश वो मिलेंगे, दे फॉलो द सेम पैटर्न। दिस इज़ द थ्योरम, दीज आर द वैल्यूज़, यू पुट दीज वैल्यूज़ इन एंड दे वर्क। अच्छी बात है, ठीक है, दे वर्क, यस। द आइडिया बिहाइंड दिस इज़ कि जिन लोगों ने ये बनाया है they've put in the effort and yes this theorem works। तो मैंने भी आप लोगों को कहीं पे बात कही है, ठीक है। तो इट्स नॉट टू से कि वो गलत कह रहे हैं। द थिंग इज़ कि कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं मैथ्स में विच यू कैन जस्टिफाई, ठीक है। कुछ थ्योरम इस तरह के होते हैं विच आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इफ़ यू ट्राई टू डू देम इन क्लास इट्स नॉट पॉसिबल टू डू देम इन क्लास इन लाइक हाफ एन आवर, और मुश्किल होता है, आप वो नहीं कर सकते एक्सप्लेन वगैरह वगैरह, तो ठीक है, इफ़ पीपल स्किप दैट इट मेक सेंस। प्रॉब्लम क्या है कि मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते वो टीचर्स की आदत कुछ इस तरह की बन गई है कि अब कोई भी चीज़ नहीं प्रूव करनी, तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि द स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग स्टार्टेड दे अस्यूम दैट नथिंग कैन बी प्रूवन, ऑल्दो कि मैथ्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो कि आप एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन हो जाती हैं, समझ आ जाती हैं। तकरीर में लंबी इस वजह से कर रहा हूँ ताकि ये आज के लेक्चर की आपको समझ आए। मैंने न्यूमेरिकल मेथड का अक्सर ये बात की है कि ये कोर्स लेने का मकसद ये था कि यू लुक एट मैथमेटिक्स फ्रॉम अ स्लाइटली डिफरेंट परस्पेक्टिव, कि देयर आर थिंग्स इन मैथ्स which do make sense, which can be proven, ठीक है, it's not difficult to prove them, so okay जी। और if even if you cannot look at the proof
अगर आपको प्रूफ नहीं भी समझ आता वो उसका, दैट्स फाइन, स्टेटमेंट तो आपको समझ आए कि थ्योरम क्या क्या रहा है, वो आपको साबित क्या करना चाह रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये पहले वाले इसको इस्तेमाल करेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरम, ठीक है, इट कैन बी एक्सप्लेन वेरी इजीली। हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे, ठीक है। प्रूफ कभी कोई डिस्क्रीट वगैरह हो गया तो उसमें प्रूफ्स वगैरह भी करते हैं, उसका अपने फिलोसफी ये तरीका है कि प्रूफ किस तरह करते हैं। तो वो भी बहुत सारे प्रूफ्स आप यू कैन कन्वे द प्रूफ्स, हो सकता है, इतना मुश्किल नहीं है। बट यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कह रही है, ठीक है। सो जिस तरीके से वो एक्सप्लेन किया जाता है ना आम तौर पे, वो आखिर में मैंने एक बाकायदा स्क्रीनशॉट भी डाली है, तो वो स्क्रीनशॉट भी बताऊंगा कि यहाँ से बात शुरू होती है, हम उस पर आखिर में पहुँचेंगे, ठीक है जी। सर आपने कहा कि जब हम जो है हमने प्रूफ वाली चीज़ को इतना कम कर दे कि हमें मतलब प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, हम कहते हैं बस इनपुट दो, सो व्हाई आर वी इंटरेस्टेड इन द प्रूफ ऑफ समथिंग? प्रूफ, सवाल मैं दोबारा बोल देता हूँ जो लोग बाद में देखेंगे, कि ये कि प्रूफ की ज़रूरत क्या है। इफ़ अ थ्योरम हैज़ बीन प्रूवन, ठीक है, कि ये चीज़ ऐसी है, इफ़ इट हैज़ बीन प्रूवन देन इट्स फाइन, ठीक है, हम बस उसको इस्तेमाल करेंगे। तो दो बातें, पहली बात ये कि मैं भी इसी अजम्पशन पे चल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई आपको प्रूफ की स्टेटमेंट तो समझ आए कि क्या प्रूफ किया आपने, एक बात ये हो गई, ठीक है जी। तो ये बात तो कम से कम कितना तो करें ना। बहुत सारे केसेस में इस तरह होता है कि थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो भी समझ नहीं आती कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। उसके आगे जब एग्जांपल्स करते हैं तो एग्जांपल्स में आपको पता लग जाता है कि हाँ चलो ये बात है, बट यू डोंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट द स्टेटमेंट इज। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये कि प्रूफ को समझने की ज़रूरत, जो प्रूफ आपको समझ आए, ठीक है। अगेन देयर इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वेरी इजी प्रूफ्स, प्रूफ्स किस पे प्लूरल प्रूफ्स ही होता है ना, प्रूफ्स तो नहीं हो, प्रूफ्स होता है। वेरी इजी प्रूफ्स, वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड टू प्रूव थ्योरम्स, ठीक है जी। देयर आर सम थिंग्स इन द मिडल ऑब्वियसली, ठीक है। तो जहां तक जिस इस पूरे ग्रे एरिया में जहां तक आप जा सकते हैं वहां तक तो जाए ना। ये तो नहीं कि पहले से कि अब नहीं होता है, प्रूफ नहीं होता है, बस ये फजूल चीज़ है, इसको छोड़ दो, ठीक है। क्यों? वो इस वजह से कि जो चीज़ें आप प्रूफ कर सकते हैं उसमें से आपको उन प्रूफ्स के हिसाब से इंसाइट्स मिलती हैं कि ये इस तरीके से प्रूफ किया है, तो ओ अच्छा यहाँ पे ये ट्रिक इस्तेमाल की गई है, जो अक्सर मैं एग्जांपल भी देता हूँ कि मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन थीटा। और भाई क्यों? ये जब आपने बहुत सारे वो आसान प्रूफ किए होंगे ना, तो उसके अंदर वही टूल्स इस्तेमाल हुए होंगे जो कि मुश्किल वालों में होते हैं। मुश्किल वालों में ज़्यादा होते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा होते हैं तो वो सारे गीची मीची खिचड़ी बन जाती है, समझ नहीं आती, लेकिन होते वही वाले हैं। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स यू गेट इनसाइट्स इनटू हाउ मैथमेटिक्स वर्क्स, हाउ डू पीपल कम अप विद न्यू फाइंडिंग्स। प्रूफ्स आर फाइंडिंग्स, ठीक है। प्रूफ अगर आप कहते हैं ना कि ये एक प्रूफ है, तो दैट मीन्स यू फाउंड समथिंग अबाउट द रियल वर्ल्ड और अबाउट मैथमेटिकल वर्ल्ड, आपने कोई नई फाइंडिंग की है। तो कल को अगर आपने जाके रियल वर्ल्ड के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वही फाइंडिंग आपको भी करनी पड़ेगी, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ प्रूफ, लेकिन एटलीस्ट किसी एक स्पेसिफिक केस के लिए। तो इफ़ यू हैव दीज स्मॉल टूल्स तो आप वहाँ पे भी काम कर सकेंगे, ठीक है। तो ये प्रूफ जो है ये इसी तरीके से है कि अगर आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिस तरह आप मिसाल ले लें ASP.NET की, कि यू कैन लोड अ डाटाबेस, कनेक्ट अ डाटाबेस, एक टेबल को है आप यहाँ पे ला के ड्रॉप करें GUI के ऊपर, वो पूरा CRUD का इंटरफेस बना देता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए फॉर्म पूरा बना देता है, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। इट्स डूएबल। देन व्हाई डू वी लर्न हाउ टू क्रिएट दिस फ्रॉम हैंड बाय हैंड? हम क्यों सीखते हैं? इसलिए क्योंकि जब ASP.NET में कोई एरर आता है तो आपको समझ नहीं पड़ती कि फिर ये क्यों एरर आया, ठीक हो गया। वेब का काम जो है वो वर्डप्रेस से हो सकती है, वेबसाइट बन सकती है। HTML CSS क्यों सीखते हैं? ताकि जब आपको उसके अंदर कोई ऐसी मॉडिफिकेशन करनी पड़े जो कि उस टूल में नहीं है तो फिर आपको आती हो, कोई एरर आ जाए तो आपको आता हो। मैथ्स में इफ समथिंग इज नॉट वर्किंग व्हाट डू यू डू, तो वो इनसाइट्स जब आपके पास होंगी तो फिर आप वो काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये होता है। अगेन आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे प्रूफ्स जो हैं वो देर नॉट डूएबल इन क्लास, या तो वो बहुत ड्राई हैं या फिर ये कि उनकी वजह से इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन इस तरह, अगर इसका प्रूफ हम करने बैठ जाए तो कुछ और मसला निकल आएगा उसमें, ठीक हो गया। इसका एक और इंसाइट ये भी तो हो सकते हैं कि लेट्स से एक थ्योरम है व्हाटएवर इक्वेशन है, उसके प्रूफ की अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी ज़रूरी है कि ताकि उसको फ्यूचर में अगर हमें कुछ अपना कुछ एक मकसद निकालें उसको ट्वीक कर सकें। एग्जैक्टली, ट्वीक भी कर सकें। दूसरा ये कि जब आपको उसका प्रूफ पता होगा ना तो उसकी अजम्पशंस आपको याद भी रहेंगी। अगर अजम्पशंस कहीं पे प्रूफ में लिखी है ना, अभी हम भी इसकी स्टेटमेंट देखेंगे, उसके अंदर कुछ अजम्पशंस लिखी होंगी और आप कहेंगे कि हाँ बस ये आई और गई। व्हेन यू एक्चुअली डू द प्रूफ तो वो अजम्पशंस आपकी इंटरनलाइज हो जाती हैं, ठीक है जी, कि हाँ ये अजम्पशन इस वजह से ये इस जगह पे इस्तेमाल हुई भी है, ठीक है, इसलिए हमने वो अजम्पशन की, क्योंकि अगर वो नहीं है तो यहाँ पे काम नहीं होगा। तो वो प्रूफ करने से फिर आपको अजम्पशंस की भी समझ आती है कि किसी भी काम करने के लिए पहले अजम्पशंस क्या है वो आपको याद रह जाएंगी। फिर जब आप उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे वो अजम्पशन अगर होल्ड नहीं करती तो फिर यू विल से कि हाँ ये वाला प्रूफ यहाँ पे काम नहीं करेगा। assumption को ये भी कहते हैं कि लेट्स से फिजिक्स में पढ़ते थे ना कि कंसीडर द फ्रिक्शन, हाँ फ्रिक्शन जीरो। तो अगर आप फ्रिक्शन जीरो अज्यूम नहीं करते तो फिर वो वाली इक्वेशंस नहीं काम करती,
ठीक है, जब आप रियल वर्ल्ड में आते हैं और आपने कहा कि भाई अज्यूम फ्रिक्शन इज जीरो, तो रियल वर्ल्ड में तो अज्यूम नहीं कर सकते फ्रिक्शन, देन यू हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट। ठीक है, तो दैट्स अ गुड एग्जांपल। ठीक हो गया। सो हमारा जो पहला मकसद है आज के लेक्चर में वो ये है कि हम इस एक थ्योरम को देखना चाहते हैं। ठीक है, मैं आमतौर पे पहले नाम नहीं बताया करता, इस दफ़ा बता दूंगा बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल थ्योरम। ठीक है, द थ्योरम इज कॉल्ड इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। नाम से जैसा कि जाहिर है कोई वैल्यूज़ होंगी जो किसी दो चीज़ों के दरमियान में होंगी। ठीक है, तो इंटरमीडिएट। सही, here's what the theorem says in आसान सलीस उर्दू में थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ यू हैव टू वैल्यूज़, कोई एक फंक्शन है आपके पास, ठीक है, देयर इज एनी फंक्शन, और दो वैल्यूज़ हैं आपके पास a एंड b। ठीक है जी, सो a एंड b, ये कोई दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, इसके इनपुट्स। ठीक है, जो इसके आउटपुट्स हैं दैट इज f ऑफ a एंड f ऑफ b। f फंक्शन का नाम है आपके पास। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की, कोई बड़ी बात नहीं अभी तक। f आपके पास एक फंक्शन है, किसी दो वैल्यूज़ के लिए आपने a और b, दो वैल्यूज़ के ऊपर उसको अप्लाई किया, कोई वैल्यूज़ आ गई। यहाँ पे अब अजम्पशन है, अजम्पशन क्या है कि ये f जो है इस f ऑफ a या a से लेके b तक दरमियान में कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस फंक्शंस कैलकुलस में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े तो अभी बता देता हूँ कि कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप डोमेन दें और आउटपुट ना आए। ठीक है, कुछ फंक्शंस इस तरह के होते हैं जिसके अंदर आपके पास कंटिन्यूटी नहीं होती, जिसका कि मतलब है कि अगर आप उसको कहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू है और यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज़ हैं और दरमियान में कोई वैल्यूज़ नहीं है, तो ये फंक्शन फिर कंटिन्यूस नहीं है। आमतौर पर लाइन मिली हुई हो तो उसको कंटिन्यूस कहते हैं। ठीक है जी, डिफरेंशिएबल नहीं कह रहे, कंटिन्यूस कह रहे हैं, इनको फ़र्क पता है, उसके हिसाब से देख लें। कंटिन्यूस की बात हो रही है, डिफरेंशिएबल की बात नहीं हो रही, लेकिन हमारा काम फिलहाल चलेगा उससे। ठीक हो गया, ओके। सो दिस इज़ द अजम्पशन कि आपके पास a और b के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इनमें आपके पास f जो है वो कंटिन्यूस है। सही हो गया, दिस इज़ द सेटअप ऑफ द प्रूफ। या आप बता रहे हैं कि ये सिचुएशन है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे आप ये डिराइव करना चाह रहे हैं कि अच्छा फिर ठीक है, आपने बता दिया कि ये सारी कहानी है। ठीक है, सारे लोग आगे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब क्या होगा? तो उसके बाद फिर ये होता है जो स्टेटमेंट होती है कि आप जो साबित करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम साबित नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो बात साबित हुई हुई है वो क्या है। अब इस बात को समझें कि इंतहाई बेतुकी सी बात लगेगी है। ठीक है जी, इंतहाई बेतुकी सी बात लगेगी। क्या बात है कि इफ़ यू पिक एनी n बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b, ठीक है, कोई भी n आप पिक करें, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई दरमियान में c होगा जो कि इसके बीच में आएगा। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इन दोनों के दरमियान में आप कोई भी वैल्यू अगर पिक करें तो किसी ना किसी c के लिए ये आउटपुट आएगा, अपने से आवाज कोई ना कोई आएगा। ठीक है, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखें कंटिन्यूअस के लफ्ज़ से पता चल जाता है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन जा रही है तो लाइन के दरमियान में आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो किसी एक्स एक्सेस को तो वो इंटर करेगी ना, तो इट्स वेरी ऑब्वियस जी, उससे कम होगी, इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि लाइन कंटिन्यूअस जा रही है ना। एन हम खुद से लेंगे, वॉट एवर एन यू गिव बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, वॉट एवर एन यू गिव, तो कोई ना कोई सी ज़रूर निकलेगा जो कि एक्स एक्सेस के ऊपर होगा। मतलब देयर विल बी सम सी जो कि अगर आप एफ को दें तो वो वाला एन जो कि आपने एट रैंडम पिक किया है बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ये आपके पास एफ ऑफ ए इस जगह पे वाई एक्सेस पे, ये आपके पास एफ ऑफ बी है, इसके दरमियान में आप कोई भी एन अगर पिक करें यहाँ पे तो कोई ना कोई सी ज़रूर निकलेगा। ठीक है जी, तो देखें अगर आपने ये पिक कर लिया एन तो ये सी है। ठीक है, जो एन भी आप पिक करेंगे कोई ना कोई सी ज़रूर निकलेगा। ठीक है, इट्स वेरी ऑब्वियस। ठीक है जी, पहली बात तो ये समझें कि इट्स ऑब्वियस, थ्योरम समझ आ गया, बस ये थ्योरम है कि अगर आपके पास ये दो वैल्यूज़ है ना और दरमियान में कंटिन्यूअस है, ये बात ज़रूरी है। अगर कंटिन्यूअस नहीं है ना तो फिर आप खुद भी समझ सकते हैं ना कि अगर दरमियान में गैप है तो वो वाला एन अगर आप पिक कर लेंगे तो कोई सी नहीं होगा उसके लिए। सही हो गया, इट्स वेरी ऑब्वियस। पहली बात तो ये है कि ये कहने की ज़रूरत क्यों है, जब ये बात इतनी ऑब्वियस है तो कहने की ज़रूरत क्यों है? ये कहने की ज़रूरत इस वजह से है कि कंटिन्यूटी जो है वो उसकी अपनी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। बहुत सारे फंक्शंस आपके पास इस तरह के होंगे जो कि कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, रियल वर्ल्ड में फंक्शंस आते हैं जो कि कंटिन्यूअस नहीं होते। ठीक है जी, आगे जाके कहीं पे एग्जांपल आ भी जाएगी शायद। तो ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि कंटिन्यूअस नहीं हैं। आगे इस मेथड की बुनियाद के ऊपर हम जो इस थ्योरम की बुनियाद के ऊपर जो हम मेथड निकालेंगे, अगर वो मेथड आप किसी फंक्शन पे अप्लाई करने लगे हैं और वो कंटिन्यूअस नहीं है तो वो मेथड काम नहीं करेगा। उस मेथड के अंदर कहीं पे नहीं लिखा होगा आईवीटी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वहाँ पे नहीं लिखा होगा। दैट मेथड अस्यूम्स दैट आईवीटी होल्ड्स, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होल्ड्स। जो अभी हम आगे मेथड करेंगे नाम बोल देते हैं ताकि आपको मैं बोलने में आसानी रहे, बाइसेक्शन मेथड है। ठीक है, तो बाइसेक्शन मेथड के अंदर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लिखा हुआ नहीं है। ठीक हो गया, it's assumed that you know what the intermediate value theorem is, which means that the assumptions of the intermediate value theorem are holding in this situation.
तो अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस नहीं है, उसके ऊपर आप बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करते हैं, तो बाइसेक्शन मेथड काम नहीं करेगा। अब आप कहते हैं क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि भाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम नहीं होल्ड करता। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, देयर शुड बी एन एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, ये सारी कहानी करने की जगह पे नाउ यू हैव अ शॉर्टकट, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होल्ड करेगा। तो थ्योरम्स आर एसेंशियली शॉर्टकट्स फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। जितनी अजम्पशंस है ना आपकी सारी की सारी, वो सारी अजम्पशंस को एक लफ्ज में बंद करने के लिए थ्योरम इस्तेमाल होता है। इससे आपकी जो डिस्कशन होती है ना, वो डिस्कशन कंसाइसली हो सकती है। अगर आप किसी बंदे के साथ बात कर रहे हैं, उसको इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का पता है, आप उसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं, वो आपको कहता है भाई मैंने बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करने की कोशिश की है और वो काम नहीं कर रहा, तो आप उसको कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। वो कहेगा क्यों? आप कहेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कहेगा ओ सही है, उसको समझ आ जाएगी बात की, ठीक है। क्योंकि आपने कहा ना कि कंटिन्यूअस, आपने पहले क्या कहा, वो कंटिन्यूअस है कि नहीं, उसने कहा नहीं, क्यों? आप जवाब में क्या कह रहे हैं? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ये दो अलग अलग बातें, सवाल घोड़ा जवाब चना, ठीक है। But it makes sense. Why? Because the person who understands the intermediate value theorem has the whole background of it. कि continuous होना चाहिए, f of a, f of b, दरमियान में हम बोलेंगे। तो the thing itself is very simple to understand. लेकिन यहाँ पे डिस्कशन में अगर आपको वो नहीं आती तो फिर आप डिस्कशन आराम से कर नहीं सकते। फिर आप उसको कहेंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, हो कहेगा वो क्या होता है? आप कहेंगे अच्छा इधर आओ, सब्र करो, देखो इसको कंटिन्यू होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारी जो डिस्कशन हम कर रहे हैं, सारी डिस्कशन आप उसको करेंगे, ठीक है। तो इट विल टेक टाइम। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम विल बी पुट ऑन बैक बर्नर, वो रह जाएगा पीछे और आप कोई और डिस्कशन कर। ये हर किस्म की चीज़ में होता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इस वजह से ये बात की जाती है, ये थ्योरम्स इस वजह से प्रूव किए जाते हैं कि व्हेन यू हैव अ सेट ऑफ ऑल द थ्योरम्स आपके जहन में है। अलजेब्रा करते हैं ना, मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि अलजेब्रा करते हैं। अलजेब्रा आपको जब आप अलजेब्रा कर रहे होते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम हमने भी किया था कि इस 3x को उठा के वहाँ ले जाओ, बोल दिया था ना, हवा में लिखा भी नहीं था, ऐसे ही बोल दिया था कि इस 3x को उठा के वहाँ ले जाओ, माइनस हो जाएगा। क्यों हम ये बात कर सकते हैं? बिकॉज आपके जहन में वो प्रूफ सारे मौजूद हैं कि इफ़ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ साइड्स बाय अ नंबर, एनी नंबर, ठीक है, तो यू कैन देन सब्ट्रैक्ट दिस, यू कैन कट दीज ऑफ। वो कट ऑफ भी आपको पता है कि क्यों आप कर सकते हैं, क्योंकि a माइनस ए इज इक्वल टू 0 आपके बैक ऑफ द माइंड है। ये जो टक टक करके हम काट देते हैं ना चीज़ को, वो काटने के लिए आपके जहन में ये बात पहले से मौजूद है कि a माइनस ए इज इक्वल टू 0। आपको बंदा का इस बात को प्रूव करने की क्या जरूरत है कि a माइनस ए इज इक्वल टू 0? इसलिए ज़रूरत है कि जब आप जाके कहीं पे काट रहे होंगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि a माइनस ए इज इक्वल टू 0। और जो मैंने वो डिस्कशन भी की थी, वो 2 इज इक्वल टू 1 वाला प्रूफ जो है, और वो इसी वजह से की थी कि इफ़ यू डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस अजम्पशन वेल, तो आप प्रूफ के अंदर कहीं पे गलती कर देंगे और ऐसी फजूलियात प्रूफ कर देंगे जो कि 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मेरा ख्याल है उसको मुझे यहाँ पे न्यूमेरिकल में कहीं पे डालना चाहिए, क्योंकि वो मैंने स्लैक पे डिस्कशन की है और वो मैं बार बार रेफर कर रहा हूँ, तो आई शुड प्रॉब्ली पुट इट हियर समवेयर। कर लेंगे कहीं पे, ब्रेक लेंगे तो दरमियान में वो डिस्कशन भी कर लेंगे कि 2 इज इक्वल टू 1 के प्रूफ का क्या मसला है। बिकॉज इट्स अ वेरी आई वुड से एलिगेंट प्रूफ, because it shows you what you are lacking in your basic primary level mathematics, not even high school भी नहीं, प्राइमरी बिल्कुल वो क्लास 1-2 की मैथ्स में आपको क्या चीज़ मिसिंग है वो आपको समझ आती है। एनीवे, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये थ्योरम्स जो हैं ये आपके लिए शॉर्टकट्स हैं, आप बड़ी बड़ी बातों को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी वजह से टर्मिनोलॉजी भी बनाई जाती है। जो भी किसी भी प्रोग्रामिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको किसी बंदे ने कहा कि भाई ये चीज़ मैं बना रहा हूँ, इसके अंदर मुझे ये मसला आ रहा है, वो मसला आ रहा है, आप उसको कहेंगे क्लास तुमने कहाँ से इनहेरिट की है? वो कहें इनहेरिट क्या होता है? आप कहेंगे यार अजीब बात करते हो, तुम्हें इनहेरिट का नहीं पता है, तो बड़ी ऑब्वियस ही बात है इनहेरिटेंस। ऑब्वियस बात है, वो आपने एक दफ़ा सुनी तो हो ना, ऑब्वियस तो है, लेकिन एक दफ़ा सुनी तो हो। इस वजह से थ्योरम किए जाते हैं ताकि थ्योरम जो है आगे जाके जब इस्तेमाल होंगे तो आपको ये सारी कहानी उनकी बैकग्राउंड में आपके बैक ऑफ द माइंड होगी, आपका दिमाग खुद अप्लाई करेगा, आपको रुकना नहीं पड़ता उसके ऊपर। बात समझ आ गई है? तो इस थ्योरम को यहाँ पे समझ गए, भाई ये इतनी सी चीज़ है, मुझे इसको बनाने में इतना ज़्यादा टाइम लगा है। ये जो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही, वो मैंने हाइड की हुई हैं, तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और इसकी डिस्कशन इज एज सिंपल एज दैट कि वॉट एवर एन यू पिक, ठीक है, तो आपके पास कोई ना कोई सी ज़रूर आएगा जो कि उसके अगेंस्ट होगा, प्रोवाइडेड द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक हो गया? हाँ, तो इसमें अब आप ये बात समझ लें कि हमने बात कहाँ से शुरू की थी? रूट फाइंडिंग की हमने बात शुरू की थी, ठीक है जी। तो रूट फाइंडिंग के साथ इसका क्या ताल्लुक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? इस वजह से हम पढ़ रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक एफ ऑफ बी हो जो कि 0 से बड़ा है और कोई एफ ऑफ ए हो जो कि 0 से कम है, तो अब आप कह रहे हैं कि 0 से कम और 0 से ज़्यादा के दरमियान में कोई ना कोई सी ज़रूर होगा। इसका मतलब है कि 0 पे भी कोई सी होगा, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दैट सी। रूट फाइंड कर रहे हैं ना, तो पहले आपने ये कहना है कि भाई कोई ऐसी वैल्यू है जो कि 0 से कम है, कोई ऐसी वैल्यू है जो 0 से ज़्यादा है और फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब है कि रूट होगा कोई ना कोई। कैसे पता चला कि एक वैल्यू 0 से कम है, एक वैल्यू 0 से ज़्यादा है,
और अभी हमने कह दिया कि अगर ऐसी बात है और फंक्शन भी कंटिन्यूअस है तो कोई ना कोई इनपुट वैल्यू 0 के लिए भी होगी। n को हमने कह दिया n 0 है। अच्छा, ये जो मतलब हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ हाँ, कह रहे हैं क्योंकि कंटिन्यूटी है। अगर कंटिन्यूटी नहीं है तो रूट हो सकता है हो सकता है ना हो। फिर वो हम वो नहीं कर, फिर आप ये मेथड भी नहीं लगा सकते, और भी आगे जितने बहुत सारे मेथड जो कि हम नहीं भी पढ़ेंगे, एक दो हम पढ़ेंगे, उसके अलावा जो नहीं भी पढ़ेंगे वो भी काम नहीं करेंगे, कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम हर जगह पे इस्तेमाल होगा बिकॉज इट्स सो ऑब्वियस। उसकी ऑब्वियस होने की वजह है कि वो जो हम assumption कर रहे हैं कंटिन्यूटी है। फिर अब अगर आपने इसको प्रूव करना है ना तो फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलस के अंदर घुसना पड़ता है, एंड इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। लेकिन बिकॉज इट्स सो ऑब्वियस तो इसका प्रूफ हम करने की, वरना तो वही बात है ना कि अगर आप प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि 1 + 1 = 2 तो इस तरह वो दिमाग जो है ना वो ये जो करके बाहर आ जाएगा आपका। 1 + 1 = 2 प्रूफ करने का प्रॉपर तरीका है, ठीक है। सेट थ्योरी में बाकायदा जब एक्चुअल डिस्क्रीट मैथ्स अगर आप पढ़ें उसके अंदर बाकायदा प्रूफ किया जाता है कि 1 + 1 = 2। किस तरह के नहीं मानता मैं, जाओ, ठीक है। तो आप मुझे क्या कहेंगे, एक स्टिक रखो एक स्टिक रखो, मैं कहता हूँ स्टिक्स नहीं है। फिर आप मैथ्स की बात कर रहे हैं। What if there is a universe or there is a simulation in which there are no physical objects, ठीक है। मिसाल के तौर पे everything is liquid, water world, ठीक है, everything is liquid, उसमें 1 2 किस तरह कहोगे? You cannot have 1, ठीक है, समझ आ रही है? Anyway, वापस आ इधर, ओके। सो there is a proof, वापस आ जाए इधर, ठीक हो गया। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है, ठीक है। अब इसको जाके देखते हैं कि इसको हमने फॉर्मली समझना किस तरह है, और फिर आखिर में देखेंगे कि इसको इंट्रोड्यूस किस तरह करते हैं, ठीक है। तो वो जो आखिरी स्टेप है ना वो पहला स्टेप होता है आमतौर पे, ठीक है। ओके, सो लेट्स गो देयर। सो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कह रहा है? वो कह रहा है सपोज f इज कंटिन्यूअस, ठीक है। f एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है। ये वही स्टेटमेंट है जो कि आखिर में हम लिखेंगे, पहले मैं उसको पीसेस करके लिख रहा हूँ। सपोज f इज कंटिन्यूअस, पहली बात होगी कि सपोज क्योंकि आपने लिखा है तो दिस इज योर अजम्पशन। अब आप कहेंगे नहीं f को कंटिन्यूअस प्रूव करो, करते हो तो करो, वी आर अस्यूमिंग कि वो कंटिन्यूअस। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो दिस थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। हम ये नहीं कह रहे कि रूट है या नहीं है, बस ये थ्योरम आप इसकी बात ना करें अगर f कंटिन्यूअस नहीं है तो, ठीक हो गया, ओके। ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a एंड b, ठीक है जी। यहाँ पे गौर से देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, विच मीन्स कि a और b जो हैं वो दोनों शामिल हैं, ठीक है जी। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है कि दोनों उसके अंदर a और b उसके अंदर शामिल हैं। वो एक अलग बहस है, अगर आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई है उसका क्या फ़र्क होता है, ओके। सो क्लोज इंटरवल है a एंड b, ठीक है जी, यानी कि दोनों उसके अंदर शामिल हैं। और f जो है a से लेके b तक के दरमियान में कंटिन्यूअस है, आगे पीछे कंटिन्यूअस नहीं होता ना हो, अपना काम करेगा, ठीक है। हम सिर्फ इस जगह पे इंटरेस्टेड है, ओके। एंड लेट n बी एनी नंबर, अगेन देखें ये अलग इसलिए लिखा है कि f की बात खत्म हो गई, अब आगे एंड लिखा हुआ है जिसका मतलब अब एक नई बात शुरू हो रही है, ठीक है। तो n जो है वो कोई भी नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं बताया वो कौन सा नंबर है, तो वील अस्यूम कि जो भी आपके पास आउटपुट ऑफ द फंक्शन है तो वो वाला ही है, ठीक हो गया। बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b, ठीक है, यानी कि अगर आप a के ऊपर f अप्लाई करें और b के ऊपर f अप्लाई करें, ठीक है जी, तो आपके पास वो इस चीज़ को साथ साथ ज़रा देखते रहेंगे। अच्छा, f ऑफ a और f ऑफ b के दरमियान में कोई n अगर आप पिक करते हैं वेयर f ऑफ a इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ b, ठीक है, क्योंकि अगर दोनों बिल्कुल बराबर हो गए ना तो ऑब्वियसली दरमियान में कोई वैल्यू ही नहीं होगी, तो इट डजंट मेक मच सेंस, ठीक है। बट दिस इज़ माइनर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। f ऑफ a और f ऑफ b अगर दोनों बिल्कुल बराबर हो गए तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान में कोई और वैल्यू है ही नहीं, तो n बेचारा फिर क्या करेगा उसका। सो वो विजुअलाइज मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, हाँ राइट। सो इफ़ दे आर बोथ इक्वल तो f ऑफ a और f ऑफ b जो है वो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो जब बराबर हो गए तो फिर उनके दरमियान में तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो आप n को कहाँ रखेंगे फिर, ठीक है, ओके। सो ये ग्रे इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको जब थोड़ा सा आपका तजुर्बा होता जाएगा ना तो आपको पता चलती जाएगी ये बात कि कुछ अजम्पशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं और कुछ अजम्पशंस प्रूफ के लिए तो चाहिए होती हैं बट हमारी डिस्कशन के लिए देर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ग्रे इसलिए की है, ठीक हो गया। अगेन ये तजुर्बे से आपको पता चलेगा कि किसको ग्रे करना है, किसको रेड करना है, किसको ब्लू करना है, ये इसमें टाइम लगता है, ठीक है, बनाने में। नहीं किया हुआ तो जब असल में ये जो मैं आप लोगों को बताता हूँ ना कि इसमें टाइम लगता है, तो ये मैं ये नहीं कह रहा होता कि मैं बड़ी देर लगा के लेक्चर बताने का मकसद ये होता है कि व्हेन यू आर डूइंग इट योरसेल्फ तो व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कि बात आपको समझ आए तो उसके लिए आपको किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए कि f को अलग कलर में लिखा है, n को अलग कलर में लिखा है, ताकि आपको पता चले कि ये बाकी सारी अंग्रेजी है और f जो है दैट इज़ अ कीवर्ड, ठीक है। f जो है कीवर्ड है, f ज़रूरी आपको समझ आनी चाहिए f का क्या मतलब है, f इज़ अ फंक्शन, ठीक है। n जो है वो बोल्ड करके लिखा हुआ है क्योंकि वो n जो है एक्चुअली हमारा ज़रूरी बात होगी। हमने कहा ना कि हम रूट फाइंड करेंगे तो n को हम 0 पे सेट करेंगे, तो n बहुत ज़रूरी चीज़ है,
ठीक है ओके। और एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, बट ठीक है, समझ आ रही है, इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक हो गया ओके। अब आगे इसका वो है कि अब करना क्या है, अभी तक सेटअप था, अब आगे बात है कि आपने करना क्या है। देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी, कोई ना कोई सी जरूर होगा इन ए कॉमा बी, यानी ए और बी के दरमियान में कहीं पे। अब ये आपके पास पैरेंथेसिस है जिसका मतलब है ए और बी शामिल नहीं है, ए और बी के दरमियान में कोई ना कोई वैल्यू होगी, नॉट इंक्लूडिंग ए एंड बी, ठीक है जी, उनके दरमियान में कोई आपके पास वैल्यू होगी सी, सच दैट एफ ऑफ सी, कि अगर आप सी को इनपुट दें तो एन निकलेगा वापस, ठीक है। दोबारा आप देखें ऊपर से, एफ इज कंटिन्यूअस, ए और बी के दरमियान में कोई एन अगर आपके पास है, ठीक है, तो कोई सी एग्जिस्ट जरूर करेगा, कि अगर आप सी की वैल्यू दें तो एन निकलेगा वापस, सी की वैल्यू एक एन निकलेगा। हाँ, आप एन में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आपने कहा 5, ये लेट से -5 से 20,000 तक था, आपने एक एन पिक किया 5, तो ये सिर्फ ये कह रहा है कि कोई ना कोई सी होगा जिससे 5 निकलेगा। ऐसा नहीं कि एन हम एन देंगे और हमें जी, नहीं, ये बात को समझे, ये नहीं कह रहा कि सी को आप कंप्यूट कैसे करेंगे, ये आपको कह रहा है सी है सही, सी पहले से है। अगर आप कोई भी एन पिक करें तो कोई ऐसा सी है जिसको अगर आप एफ में डालेंगे तो ये वाला एन निकलेगा, है सही, एग्जिस्ट करता है, ढूंढना आपका काम है, ठीक है। आपने बच्चों को कहा कि जाओ उस कमरे में मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट छुपा के रखी है जाओ ढूंढो, वो कहेंगे यार किधर रखी है, मैं बताओ ना, मैं नहीं बताता, है सही, कहाँ है मैं नहीं बता रहा। तो दो किस्म की नॉलेज होती है, एक होती है डिक्लेरेटिव नॉलेज और एक होती है इंपेरेटिव नॉलेज। ये डिक्लेरेटिव नॉलेज ये बता रही है कि बात एग्जिस्ट करती है, देयर इज अ सी, गो फाइंड इट, यू मे और मे नॉट फाइंड इट, वो एक अलग बात है, मे बी यू जस्ट डोंट हैव द कैपेसिटी टू, आपने उसको अलमारी के ऊपर कहीं पे इतना ऊंचा रख दिया है कि बच्चा वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। इट्स पॉसिबल दैट यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड इट बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या और वट एवर, एग्जिस्ट करता है सी। तो आप ये नहीं कह सकते आपने बहुत ढूंढा नहीं मिला, आखिर में आप कहते हैं नहीं सी है ही नहीं ना, है सही, ऐसे कहो हमें मिला नहीं है, बात समझ आइए, सी है सही, बात समझ आ गई। हमने ऊपर सारी बातें कर ली तो फिर सी जरूर है। हाँ, अगर वो सारी बातें आपने कर दी तो हर एन के लिए वॉट एवर एन यू पिक, ठीक है, लेट एन बी एनी नंबर बिटवीन दीज टू, जो एन भी आप पिक करेंगे उसके अगेंस्ट को सी होगा जरूर। अब कैसे उसको ढूंढना है वो आपका अपना काम है, वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम आपको नहीं हेल्प कर रहा, उसके लिए हम आगे एक और मेथड देखते हैं अभी, वो आपको इंपेरेटिव नॉलेज देगा कि अच्छा है तो सही भाई, ढूंढना किस तरह है, ऐसे ढूंढना है। सर हम सी देंगे हमें एन मिलेगा कि नहीं, हम एन देंगे हमें सी मिलेगा, ये थ्योरम जो कह रहा है ना, ये कह रहा है कि एन आप कोई भी पिक करें अपनी मर्जी से, कोई ना कोई सी होगा, मैं आपको नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि सी है सही, ठीक है। एक और हम मेथड आगे देखेंगे जिसको आप बताएंगे कि ये एन है, इस एन के अगेंस्ट मुझे सी बताओ क्या है। एक है कि सी एग्जिस्ट करता है और एक भाई एग्जिस्ट तो करता है, मैं उसके साथ क्या करूं, मुझे बताओ क्या है, मैंने उसका काम कर, वो ये थ्योरम आपको नहीं, थ्योरम अगेन आपको ये बता रहा है कि कोई ना कोई सी है, और वो मेथड जो आगे अभी करते हैं हम, इसके बाद फौरन बाद वही करते हैं, वो मेथड आपको ये बताएगा कि सी को निकालना कैसे है। एक बात है कि सी है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, सी है, ठीक है। अब वो मेथड जो है वो बताएगा कि गिवन एन एन आपने सी निकालना कैसे है, ठीक है, यहाँ तक बात सही होगी, ओके, ठीक हो गया ना। अब ये देखें कि ये थ्योरम जब लिखा होता है ना तो ये कैसे लिखा होता है, ठीक है, ये ऐसे लिखा होता है, पहले उसको देख के बंदे की तबीयत खराब हो जाए, ठीक है कि क्या कह रहा है, बात एग्जैक्टली वही वर्ड्स है, मैंने इसी को देख के लिखे हैं। अच्छा, सपोज दैट एफ इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल a कॉमा b एंड लेट n बी एनी नंबर बिटवीन f of a and f of b where f of a is not equal to f of b, then there exists number c in a b such that f of c is equal to n, exactly the same thing। अभी भी इसको पढ़ने तो समझ नहीं आएगी कि क्या कह रहा है। सर मैथ का ये बहुत बड़ा मसला होता है, मतलब ये नहीं कि अंडरस्टैंडिंग में जो है ना, ये मतलब बहुत बड़ा बैरियर होता है जो मैथ के अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इसके लिए कुछ हैक है कि नहीं? मैं इसी वजह से ये डिस्कशन इतनी तफसील से कर रहा हूँ, वरना ये देखिए ये सारे 2 मिनट का काम भी नहीं है। मैं ये तफसीली डिस्कशन कर इसलिए रहा हूँ कि आपको ये बात समझ आए कि व्हेन यू लुक एट समथिंग दैट लुक्स लाइक दिस, दे डोंट डू दिस बिकॉज आप देख सकते हैं कि इट टेक्स हाफ अ पेज, और उन्होंने और बातें भी करनी है, ठीक है, एंड दे अस्यूम दैट यू आर एबल टू गो फ्रॉम दिस थिंग, that you are able to go from this thing to this thing in your brain, ठीक है। आपने करना क्या होता है, आपने करना ये होता है कि इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है, जब ये चीज़ आपको नज़र आ रही है तो आप ये करेंगे, सपोज दैट f इज कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल a कॉमा b, ये ब्रेक, ठीक है,
सॉरी ब्रेक कहाँ से लाएं, सॉरी ये ब्रेक, यहाँ पे आप लगाएंगे एक ब्रेक, ठीक है, या अपने दिमाग में ब्रेक लगानी है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपके पास द बेस्ट थिंग दैट कैन बी यूज्ड हियर इज द सेमीकोलन। वो अंग्रेज़ों को खुद नहीं पता सेमीकोलन कहाँ लगाना है, ठीक है, तो मैथ्स वाले बेचारे क्या करें, ठीक है, ये कर सकते हैं कि यहाँ पे लाइन ब्रेक लगा दें, तो वो सेंटेंस डज नॉट लुक लाइक अ सेंटेंस, तो उसे ये चीज़ बन जाएगी जो मैंने यहाँ पे ऊपर बनाई है, ठीक है। इन योर ब्रेन यू शुड बी फिगरिंग आउट कि मैंने ब्रेक कहाँ लगानी है, पॉज कहाँ करना है, ठीक है। वंस यू अंडरस्टैंड दैट कि मैंने पॉज कहाँ करना है, फिर ये चीज़ आपको समझ आएगी, ठीक है। एंड लेट एन बी एनी नंबर बिटवीन एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी, यहाँ पे एक ब्रेक है, वेयर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, यहाँ पे एक और ब्रेक है। आगे फिर आप आगे देन से बात शुरू हो रही है कि अच्छा फिर की अंग्रेजी में ट्रांसलेशन क्या होती है, देन, ठीक है। तो जब कहते हैं ना ये सारी काम है, तो फिर, तो ये तो फिर का जवाब है आगे, तो फिर ये कि देयर एग्जिस्ट अ नंबर एन सी, ठीक है, कोई ना कोई सी है। अब आगे सी के बारे में तफसीलात हैं कि सी कहाँ से होगा, वो ए और बी के दरमियान में होगा, ठीक है। अच्छा ए और बी के दरमियान में तो होगा, कैसा होगा, सफ़ेद रंग का होगा, काला होगा, कैसा होगा, ये बता रहा है कि ऐसा होगा कि जब आप उसको एफ में डालेंगे तो एन वापस निकलेगा, ठीक है, समझ आ गई। तो वेन एवर यू लुक एट अ थ्योरम दैट लुक्स लाइक दिस, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज ब्रेक इट डाउन इनटू डिफरेंट लाइंस। जब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो किताब में या स्लाइड पे तो ये चीज़ इस तरह लिखी है, यू नीड टू राइट इट डाउन लाइक दिस फर्स्ट, अलग अलग लाइन में उसको लिखें, ठीक है। और ये आप देखें थोड़ी सी इंडेंटेशन भी की हुई है कि अगर किसी एक बात के बारे में आपने बात शुरू की है और वो भी पूरी नहीं हुई, लेकिन उसके अंदर एक सब क्लॉज किस्म की बात आ रही है, तो यू इंडेंट इट फर्दर। प्रोग्रामिंग इसीलिए सिखाते हैं कि प्रोग्रामिंग से जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेंगे तो दिस you can look at it, it looks like code, and the reason for that is this is the main concept that we are starting, that is your function। इसी फंक्शन के बारे में ये फर्दर तफसीलात हमारे पास हैं, तो वो इंडेंट करके आगे आपने लगा दी, ये एक अलग बात है, इसके बारे में ये बातें हैं। तो व्हेन यू डू दिस तो आधी से ज़्यादा बात आपको समझ आ जाएगी, नंबर एक। उसके बाद दूसरा काम आपने ये करना होता है कि वंस यू ब्रेक इट डाउन तो आपको ये पता चल गया कि भाई ये क्या बात हो रही है। तो इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड what do you mean by suppose that f is continuous on the closed interval a comma b, when you're trying to understand that you are looking at just this thing, माने क्या मुसीबत है, you are looking at just this thing, ठीक है। उस वक्त आप ये बहस नहीं कर रहे कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या होता है, c क्या है, n क्या है, इस वक्त आपको उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि f कंटिन्यूस है ऑन दिस इंटरवल, इस बात का क्या मतलब है, ठीक है। अगेन प्रोग्रामिंग को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं कि व्हेन यू आर लुकिंग एट वन फंक्शन यू जस्ट लुक एट दैट, बाकी कहानी को छोड़ें, भाड़ में गई, अपना काम करेंगे, ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ये दो लाइनें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। वंस यू अंडरस्टैंड दैट देन यू कैन डू द सेकंड पीस, देन यू कैन डू द थर्ड पीस, एंड व्हेन यू हैव ऑल द पीसेस टुगेदर देन यू डू व्हाट इज कॉल्ड, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, कि इनको मिलाना किस तरह आपस में। जब आपको हर पीस अलग अलग समझ आ गया ना, तो अगर आपके पास छोटे छोटे लेगोस बहुत सारे पड़े हों तो उनको मिला के आप कोई भी बड़ी सारी चीज़ फिर बना सकते हैं, देन इट्स ईजी। मसला ये है कि अगर आपके पास, मिसाल इस तरह देते हैं कि अगर आपको कहा हो कि जी ये गाड़ी है, ये गाड़ी की बॉडी है सारी की सारी, ठीक है, ये इसके टायर हैं, ये पेच हैं, लगा सकते हैं, हर दूसरा बंदा जो है तो वो गाड़ी के अंदर टायर फिट कर सकता है, ठीक है, 4 पेच है ना, फिट कर लेंगे, नो बिग डील। अगर आपको कहा जाए कि ये रबड़ पड़ी है और ये लोहा पड़ा है और ये स्टील पड़ी है और ये जो है तो ये वो नोजल पड़ी है और ये चलो लगाओ, भाई किधर से मैं शुरू कहाँ से करूँ, रबड़ के साथ में क्या करूँ, ये तो रबड़ है। तो you don't start with that. The problem with this statement right now is कि this is all everything put together in one big pile, और आपको समझ नहीं आ रही मैं शुरू कहाँ से करूँ। तो you first break it down। जब आपने इसको ब्रेक डाउन कर लिया, हर पीस को अलग देखें, और इस एक पीस को समझने के लिए then you go and do some visualization, ठीक है। जब आप विजुअलाइजेशन करेंगे कि f is a continuous function, तो आप कहाँ से बात शुरू करेंगे, आप सारी कहानी को गायब कर देंगे, सिर्फ एक कंटिन्यूस फंक्शन को बनाएंगे, ठीक है। ऑन दिस क्लोज इंटरवल a कॉमा b, तो a कॉमा b दो वैल्यूज ले लें, ठीक है। तो ये जियोजेब्रा पे करने की जरूरत नहीं, कागज पे करें ना, ठीक है। जियोजेब्रा अगर आप कहते हैं हमें नहीं आता, भाड़ में के जियोजेब्रा, इसमें कौन सी बड़ी साइंस है, आज से कर लें, ठीक है। आगे मैं और भी जियोजेब्रा भी इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट व्हाट यू नीड इज टू ड्रॉ समथिंग। जियोजेब्रा सिर्फ थोड़ी सी इंटरेक्टिविटी, वो तो क्लास में थोड़ी सी इंटरेक्टिविटी के मतलब मैं ये कर सकूँ, ठीक है। ये तो आप कागज़ में भी कर सकते हैं ना, खुद लगाने लाएंगे, बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली इफ़ यू हैव अ गुड विजुअलाइजेशन टूल तो इट हेल्प्स। तो जियोजेब्रा अगर करते हैं तो अच्छी बात है। आई एम जस्ट सेइंग कि इफ़ यू डोंट हैव टाइम फॉर जियोजेब्रा यू कैन डू इट ऑन पेपर एज वेल। तो इस इक्वेशन से हम ये भी
बात डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर हम इसको कोई ऐसी वैल्यू दें सी को जैसे हमें 0 आ जाए, सो ये फिर एग्जैक्टली हम उसकी तरफ जाना, हम वहीं जा रहे हैं, इसीलिए हमने ये थ्योरम पढ़ा है, ठीक है, कि हम n को कहेंगे 0, तो अगर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम होल्ड करता है तो हम कहेंगे भाई n को 0 अगर हमने सेट किया तो कोई सी तो है तो सही, रूट तो है, अब मुझे ढूंढ के तो मुझे चाहिए। अगला बंदा कहेगा कैसे ढूंढूं, आप कहेंगे ये 4 मेथड्स हैं, इनमें से किसी एक से करो, वो कहेगा नहीं होता, इनमें से किसी से भी नहीं निकलता, आप कहेंगे किसी और मेथड से करो, है तो सही, ये तो मैंने साबित करके तुम्हें दिया कि ये काम होता है, अब करके दो। बात समझ आ गई है, ठीक है। पहले भी हमने एक बात की थी, शायद यहाँ पे नहीं की थी, कि नेगेटिव रिजल्ट्स आपके पास रिसर्च में ये कहते हैं कि दिस थिंग कैन नॉट बी डन, ठीक है। अगर आपने ये कहा कि इस फंक्शन का वो नहीं है, तो अगला बंदा आपको कहेगा ना, ये मैंने साबित कर दिया कि है सही, इस तरह कहो कि इस तरीके से नहीं होता, इस तरीके से नहीं होता, इससे भी नहीं होता, 100 तरीके मैंने किए, 100 के 100 से नहीं होता, होता फिर भी है, जिनसे आप कर रहे हैं उनसे नहीं होता, वो एक अलग बहस है। देयर डज एग्जिस्ट, वेदर इट्स कंप्यूटेबल और नॉट इज अ डिफरेंट थिंग। बात समझ आ रही है। तो ये अल्फाज जो है ना, ऐसा ऐसा जब आपको थोड़ा तजुर्बा, इसीलिए कहते हैं कि प्रूफ्स पढ़ने चाहिए कम से कम, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको लफ्ज़ क्या बताया गया कि देयर एग्जिस्ट्स, ये नहीं कहा गया कि इट्स कंप्यूटेबल। ये फिर आप एल्गोरिथम में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इफ़ समथिंग एग्जिस्ट डज नॉट मीन दैट यू कैन एक्चुअली कंप्यूट इट और राइट इट डाउन, वो एक अलग बहस है कि कैन यू कंप्यूट इट और नॉट, ठीक है जी। बात समझ आ गई जी। ओके, सो दैट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। जो मकसद है, मकसद को दोबारा समझे कि यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम तो इतनी सी बात है कि कोई एन पिक करेंगे तो कोई सी होगा, वो तो ऑब्वियस है। यहाँ पे जो तफसीली डिस्कशन की है उसका मकसद ये है कि आपने जब कोई थ्योरम देखते हैं, कोई प्रूफ वगैरह नज़र आता है आपको, तो हाउ डू यू गो अबाउट सॉल्विंग इट? You go about solving it the same way that you learn programming. You break it down. You break the problem down into smaller pieces. Understand the pieces. अगर उसके लिए विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है, विजुअलाइजेशन करें, जो भी है हर पीस को अलग अलग समझें, फिर पीसेस को आपस में मिलाएं और फिर ये समझें कि ये पीस आपस में मिल किस तरह रहे हैं, ठीक है, फिर समझ आएगी। पूरी स्टेटमेंट को ठक करके एक साथ पढ़ेंगे ना तो इट विल लुक लाइक लैटिन। अगर आप अभी भी इसको पढ़ेंगे ना तो अभी भी इस तरह अजीब सी लगेगी आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा जब आपका तजुर्बा हो जाएगा ना, जो मैथ्स वाले होते हैं उनको, इसलिए आप कह रहे हैं ना मैथ्स वाले क्यों इस तरह लिखते हैं, उनको इसके साथ मसला नहीं है, उनके दिमाग में खुद ब्रेकें होती हैं। जब वो इस जगह पे पहुंचते हैं ना तो वो एंड से पहले एक लंबी सारी एक ब्रेक वो खुद लगाते हैं, उनका दिमाग खुद लगाता है, ठीक है। उनकी इतनी प्रैक्टिस, ये काम अगर आप 10-20 दफ़ा कर लें ना तो उसके बाद आपका दिमाग यहाँ पे आके एंड से पहले खुद ब्रेक लगाएगा कि एंड लेट, इसका मतलब अच्छा जी अगली बात शुरू हो रही है, नई अजम्पशन है, लेट है ना, सपोज, लेट, ये सारी अजम्पशन है, ठीक है। और ये भी यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि जो आप कहते हैं ना कि सपोज, तो सपोज तो मैं कुछ भी सपोज कर लूँगा। फिर सपोज आप वो चीज़ें करते हैं जिसके ऊपर एवरीबडी कैन अग्री दैट हाँ ठीक है वी कैन सपोज दिस। आप जो एक्चुअल फाइनल चीज़ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो नहीं सपोज कर सकते आप, ठीक है। और जो दिल में आता है सपोज करें, लेकिन वो सपोजिशंस के साथ औरों को अग्री करना चाहिए आपके साथ। अगर आप ये कहते हैं ना कि सपोज 5 = 25, तो नो बडी विल अग्री विद यू। तो येस यू कैन राइट अ प्रूफ बेस्ड ऑन दैट, ठीक है, बट नो बडी इज गोइंग टू एक्चुअली लुक एट दैट प्रूफ बिकॉज दे डोंट अग्री विद योर अजम्पशंस। अच्छा, मतलब जो कुछ सपोज बोलते भी है तो वो उसके पीछे मतलब सपोज के साथ एक स्टार लगा होता है और नीचे लिखा होता है कि आई एम सपोजिंग दिस एंड anybody who looks at this supposition is going to agree that yes it makes sense at least in certain scenarios, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पे क्या assume किया कि suppose f is continuous, तो अगर आप किसी भी बंदे को कहेंगे और वो आगे से आपको ये कहे कि नहीं बहुत सारे फंक्शंस तो ऐसे भी होते हैं जो कि कंटिन्यूस नहीं होते, कहेंगे ठीक है देयर माई थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। लेकिन बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो कि कंटिन्यूस होते भी हैं। तो नाउ द पर्सन दी हूएवर द एडवर्सरी जो कि आपके साथ बहस कर रहा है, he or she will have to agree with you that yes there are a lot of functions which are continuous। तो आपकी assumptions अगले ने मानी है, कहीं जहाँ मेरी assumption applicable है वहाँ पे ये काम करेगा, जहाँ मेरी assumption applicable नहीं है वहाँ पे आप मेरे थ्योरम की बात ही ना करें, ठीक है। आप वो बात मुझे कह रहे हैं कि जी, आप ये कह रहे हैं कि जी हम हर क्लासरूम में कुर्सियाँ रखेंगे, ठीक है, और आप कहते हैं नहीं जी कैंटीन भी तो है। भैया कैंटीन की बात किसने की है? मैं कह रहे हैं क्लासरूम में कुर्सियाँ रखेंगे ना, तो कैंटीन में, भाई कैंटीन की बात मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो वेयर एवर योर असम्पशंस डू नॉट होल्ड, उसकी बात नहीं हो रही। हम ये नहीं कह रहे कि वहाँ पे एन होगा सी होगा, हम उसकी बात ही नहीं है, बात इस जगह की हो रही है, ठीक है। ये थ्योरम इसके बारे में, दीज आर आर असम्पशंस, दीज आर आर बाउंड्रीज, इन बाउंड्रीज के अंदर रह के हम बात कर रहे हैं, बाहर की बात है नहीं है के साथ कोई बहस ही नहीं है, ठीक है। सर इधर तो ठीक है काम कर गया, लेट्स से आपकी रियल वर्ल्ड सिनेरियो है, लेट्स से को पता नहीं थर्ड लॉ ऑफ मोशन है व्हाटएवर, तो उसमें वो कहते हैं कि फ्रिक्शन 0 है, तो उधर तो वो कर लेते, लेकिन अगर रियल वर्ल्ड में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं ना, वो क्या सिनेरियो?
जब आप ये कहते हैं ना, जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा होता है कि अस्यूम दैट फ्रिक्शन इज़ ज़ीरो, वो समझाने के लिए की जाती है कि फ्रिक्शन एक्सप्लेनेशन के लिए कहते तो मतलब हमारा ऑब्वियसली वो मकसद नहीं है सब, क्योंकि यहाँ पे यही डिस्कशन चल रही है तो बता देता हूँ कि वहाँ पे इसलिए कहा जाता है कि फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स. दिस प्रॉब्लम is asking you to solve this whole equation for one force. If you can solve it for one force, later on friction को भी हम कहेंगे कि ये भी एक force है. So it will be two forces. आप शुरू में जब स्टार्ट करते हैं ना कैलकुलस, तो आप कहते हैं जी एक वेरिएबल है सिर्फ, सिंपल आप डेरिवेटिव्स वगैरह निकालते हैं, सारा काम करते हैं. कैलकुलस 2 में आ जाते हैं जी दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है. तो वो जो वेरिएबल आपने पीछे अज्यूम करके आए थे ना कि वो नहीं है, अब वो आ गए हैं. सिर्फ मसला ये होता है कि लोग वो बात फिर कहते नहीं हैं कि यार ये वही वेरिएबल है जो पीछे हम छोड़ के आए थे, ठीक है. जो अभी हम पीछे कह के आए थे ना कि अस्यूम देयर इज ओनली वन वेरिएबल, नाउ यू डोंट हैव टू अस्यूम दैट एनीमोर. सिर्फ ये जुमला अपने मुंह से निकालते नहीं है तो लोग ये समझते हैं कि वो अलग बात ही अलग बात है. कोई बात, जिस तरह अगर आप काम ये कर रहे हैं ना, आपने ये सारा फिजिक्स पढ़ा, एडवांस फिजिक्स आपने पढ़ा, अस्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन, अस्यूम कॉलेज लेवल तक अस्यूम देयर इज नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन. आप आगे चले गए नासा में, वहाँ पे आप जैसे जाके बैठेंगे ना, वो कहेंगे पहले तो वो अस्यूम नो फ्रिक्शन तो निकालो ना बाहर. कहेंगे कैसे निकालो? कहेंगे भाई ये 3 फोर्सेस पड़ी थी ना, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, 3 डाली थी 4 डाल दो उसकी जगह पे, बस बात खत्म हो गई. तो इन ऑर्डर टू गो फ्रॉम दिस टू दैट इज नॉट डिफिकल्ट. द प्रॉब्लम इज वही बात करते नहीं है, मसला ये सिर्फ एक छोटी सी बात होती है वो, चूंकि और अगेन मैथमेटिशियंस का कसूर नहीं है. ये जो मैंने आपको बात की ना, जब मैंने कर दिया आपको तो इट सीम्स ऑब्वियस टू यू ना, ठीक है. तो मैथमेटिशियन जो होता है ना, उसके लिए भी बात ऑब्वियस है कि यार 3 वेरिएबल तुम्हें बता दिया तो चौथा डाल दोगे तो क्या बला पड़ जाएगी. उसके लिए बात ऑब्वियस है, ठीक है. उसके लिए इसलिए ऑब्वियस है क्योंकि वो इंडक्शन पढ़ के आए ना. अगर 3 के लिए काम करता है 4 के लिए भी काम करता है, 4 के लिए करता है तो 5 के लिए भी करता है. और इंडक्शन में बहुत बड़ा ही मसला है कि उसमें आप वही बात अस्यूम करते हैं जो आपने आखिर में प्रूव करनी है. समाओ करते हैं ना उसमें कि सपोज n इज इक्वल टू दिस, ये तो प्रूव करना है मैंने, एक में किधर अस्यूम. वो कभी उसकी बहस आएगी तो फिर करेंगे इंशाल्लाह, वो मज़े की बहस है, वो बड़ी मज़े की बहस है. ओके, सो ये बात समझ आ गई जी, ठीक है, कि इंटरमीडिएट वैल्यू तो क्यों किया है, ये समझ आइए कि क्यों किया है. हाँ बस ठीक है, देन फाइन. अब इसको ज़रा इस्तेमाल करते हैं. एक्चुअल काम हमने रूट फाइंडिंग करनी थी, तो कोई और बहस में हम चले गए थे, ठीक है. रूट फाइंडिंग हमने करनी है, तो रूट फाइंडिंग के लिए जो तरीकाकार है वो हमारे पास एक मेथड है जो कि हम डायरेक्ट इधर से शुरू करेंगे, ठीक है. सो लेट से हमारे पास एक फंक्शन है जिसके जो कि कंटिन्यूस है जी, सॉरी जी, एक फंक्शन है हमारे पास जो कि कंटिन्यूस है, ठीक है. अब आप ये देख लें कि कहाँ से कहाँ तक कंटिन्यूस है, ए से बी तक कंटिन्यूस है, ठीक है. आगे पीछे मैंने सिरे से बनाई नहीं है बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, ठीक है. ये एक फंक्शन है, इसकी मैं आपको फंक्शन की जो वो होती है ना स्टेटमेंट होती है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये फंक्शन का फॉर्मूला है. सर एक और जी 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 जी, ए और बी है ना, इसको अगर हम इतना छोटा रखते हैं उसका क्या इफेक्ट होगा, उसको अभी पता चल जाएगा, इस मेथड में वो पता चल जाएगा. जी जी, इस मेथड में आ जाएगा, ठीक है. तो आपके पास ए और बी के दरमियान में ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है. सो दिस इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है. इसको अगर आप ए देते हैं तो ये वैल्यू आती है, अगर आप इसको बी देते हैं तो ये वैल्यू आती है. सो दिस इज एफ ऑफ बी, दिस इज एफ ऑफ ए, ठीक हो गया. आप इंटरेस्टेड किस चीज़ में हैं, आपने इस फंक्शन एफ का रूट फाइंड करना है, विच मीन्स कि आपको इसकी वो वैल्यू इनपुट के तौर पे उसमें आप इंटरेस्टेड हैं जो कि जब आप इसको दें तो आपके पास आउटपुट जो है वो 0 आए, ठीक है. एफ की वो वैल्यू एज इनपुट, एक्स की वैल्यू में क्या रखूं कि जब एक्स को मैं एफ के अंदर डालूं तो मेरे पास आउटपुट जो है वो 0 है. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स के अंदर क्या डालूं, ठीक है. इसमें हम इंटरेस्टेड हैं. अब यहाँ से देख के आपको पता चल गया कि अगर आपके पास एफ ऑफ ए जो है वो 0 से कम है और एफ ऑफ बी जो है वो 0 से ज़्यादा है और एफ कंटिन्यूअस है, तो 0 के लिए कोई ना कोई वैल्यू होगी. ये साबित हो गया, उसके फरार नहीं है, ठीक है. अब हम ढूंढ सकते हैं कि नहीं सकते, वो एक अलग बात है, तो अभी कोशिश करते हैं ढूंढने की, ठीक है. तरीकाकार आप क्या करेंगे. अब नाउ दिस इज द इंपेरेटिव मेथड, ठीक है. इंपेरेटिव मेथड आपको ये कहता है कि दिस इज द प्रिस्क्रिप्शन, डू दिस देन डू दिस देन डू दिस देन डू दिस एंड यू विल फाइंड द आंसर. इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वाज डिक्लेरेटिव, उसने कहा हाँ जी एक एग्जिस्ट करता है, ठीक है. जिस तरह अगर आप कहेंगे जी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ वाई जो है वो क्या है, आपको बंदा कहे एक्स, अच्छा ठीक है. अगर x के अंदर मैं 6 डाल दूं और y के अंदर 36 डाल दूं तो जवाब तो आता है, लेकिन गिवन 36 में x निकालूंगा किस तरह, वो तरीका तो मुझे बताओ. तो अगर तरीका बताया जाता है उसको इंपेरेटिव नॉलेज कहा जाता है. अगर कोई स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये बात सच है, उसको कहा जाता है डिक्लेयर आप कर रहे हैं, डिक्लेरेटिव नॉलेज, ठीक है जी. तो दिस इज इंपेरेटिव, ये आपको तरीका बता रहा है कि कैसे निकालनी है, ठीक है. वो c की वैल्यू निकालनी किस तरह है, तो दिस c वी आर इंटरेस्टेड इन, ठीक है. एंड दिस 0 इज इक्वल टू n, ठीक है जी. तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम यहाँ पे उसको लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए बैक ऑफ द माइंड कि भाई वो अप्लाई हो रहा है, ठीक हो गई. अच्छा, तरीकाकार क्या होगा, तरीकाकार ये होगा, अब दिस इज बिकॉज इट्स इंपेरेटिव, तो वी आर गोइंग टू लुक एट द मेथड एंड देन सी इफ इट मेक सेंस,
इट्स अ वेरी ऑब्वियस मेथड, तो इस वजह से इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है, बहुत आसान काम है. सो व्हाट यू डू इज यू सेट A1 एज A, शुरू आपने किया ना, तो ये आपने लिया A1 और B1. अब आप इनके दरमियान की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जो A और B, लेट्स से A वाज 2 एंड दिस वाज 10, ठीक है, तो 10 + 2 इज 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6. तो आपने ये इसको किस पे सेट कर दिया? 6 पे. P1 क्या हो गया? 6, दरमियान की वैल्यू दोनों की, ठीक है, समझ आ गई बात की? A और B लिए, जो भी A और B आपने कोई भी ले लिए जिसके अंदर A की वैल्यू कम है और B की वैल्यू ज़्यादा है, या A की वैल्यू ज़्यादा है B की वैल्यू कम है. जीरो के दोनों तरफ होने चाहिए. ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब दोनों उससे आगे पीछे होंगे तब जीरो हम अस्यूम कर सकते हैं ना कि दरमियान में एग्जिस्ट करता है. अगर दोनों एक 15 है और एक 15,000 है, जीरो कहाँ से आया बीच में? ठीक है, जीरो तो f ऑफ A और f ऑफ B के बीच में है ही नहीं. तो हो सकता है उस तक वैल्यू जाती हो, लेकिन हम प्रूव नहीं कर सकते. ठीक हो गया, यहाँ तक बात सही? ओके. सो अब आपने क्या किया कि A ले लिया A1, B ले लिया B1. 1 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आगे आइट्रेशन चलाएंगे हम, आइट्रेटिव मेथड है, ठीक है, एक एक करके काम करेंगे. P आपने दरमियान वाली वैल्यू ले ली, कोई सी नहीं, एग्जैक्ट दरमियान, अच्छा दरमियान में, द एवरेज ऑफ A एंड B, सही है, ठीक है, अरिथमेटिक एवरेज, मीन आपने ले लिया, ठीक है, एग्जैक्ट दरमियान में. ठीक है, जब आपने दरमियान में लिया तो P1 के अगेंस्ट यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी. सो दिस इज f ऑफ P1, ठीक है. अब आप ये देखें कि ये f ऑफ P1 जो है ये 0 से बड़ा है कि छोटा है? 0 से बड़ा है. अभी नजर जो आ रहा है हमारे पास ये क्या है? 0 से बड़ा है. ठीक है, अगर ये बड़ा है तो अब दोबारा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को सोचें कि वो ये कह रहा है कि अगर कोई आपके पास ऐसे f ऑफ A और f ऑफ B हैं जो कि एक 0 से कम है और एक 0 से ज़्यादा है, तो आपके पास जीरो वैल्यू को इनके दोनों के दरमियान में आएगी. ठीक हो गया, ये बात सही है. तो अब हम क्या करते हैं कि इस B को उड़ा देते हैं यहाँ से. ठीक है, इस B की कोई ज़रूरत नहीं है. हम इस P1 को कह देते हैं कि ये नया B है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास ये ऊपर वाली वैल्यू होगी और वो लेस देन 0 वाली वैल्यू होगी. लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, फिर कोई दरमियान में एक 0, फिर अब इनको आधा करेंगे. इस वजह से को कहा जाता है बाइसेक्शन मेथड. ये दरमियान से आधा करता है. पूरी जो आपके पास A और B की रेंज थी ना, दरमियान से आधी की. अब आप ये देखेंगे कि भाई वो 0 इधर है कि इधर है. ठीक है ना, या इधर होगा या उधर होगा ना. तो अगर इधर है आपके पास तो आप क्या करेंगे कि आप इस वाले को पकड़ लेंगे. ठीक हो गया. इस वाले को क्यों पकड़ रहे हैं? अगेन बिकॉज ऑफ द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कि वो ये कह रहा है कि एक वैल्यू कम है 0 से, एक ज्यादा है, तो दरमियान में 0 भी कोई होगा. ठीक हो गया. ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि बिकॉज P1 का साइन जो है वो B के बराबर है. इसको कहते हैं इस तरह कि अगर P1 का साइन B के बराबर है, ठीक है, तो उसको नया B बना लो. साइन बराबर का क्या मतलब है कि अगर B पॉजिटिव में था, f ऑफ B पॉजिटिव था, ठीक है, f ऑफ B अगर पॉजिटिव था और f ऑफ P1 भी पॉजिटिव है, ठीक है, इसका मतलब है ना कि दोनों 0 के एक साइड पे हैं. तो इस एक को छोड़ दो, दूसरे को ले लो. और अगर इसका साइन जो है वो f ऑफ A1 के बराबर है, f ऑफ P1 का साइन अगर f ऑफ A1 के बराबर है, ठीक है, ये भी कोड में करेंगे तो ज़्यादा साफ हो जाएगा, इस तरह थोड़ा सा गंद बन रहा है. f ऑफ P1 अगर f ऑफ A1 के साइन के बराबर, इसका मतलब है ये दोनों उससे नीचे हैं. तो फिर A को छोड़ दो, इसको ले लो और उस पुराने B को ले लो. जिसका साइन बराबर होगा ना f ऑफ P1 के, f ऑफ A1 का साइन अगर f ऑफ P1 के बराबर है तो A1 को छोड़ दो, ये नया A1 हो जाएगा. ठीक है, A1 को छोड़ देंगे क्योंकि वो भी नेगेटिव है और ये P1 वाली जगह भी नेगेटिव है. उसको छोड़ दो, इसको नया A1 ले लो. ठीक है, अब इनको आधा कर लेंगे. अच्छा, अब वो ये पॉजिटिव है तो हमने B को छोड़ दिया. चूंकि पॉजिटिव है ना और B भी पॉजिटिव था, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया और वो ले लिया. ठीक है जी. तो क्या करेंगे आप, नया B1 आपके, सॉरी इनको जरा मिटा दूं क्योंकि मैंने 6 लिखा है, इसकी वजह से गंदा है. सो नया B, अब नया B1, नया B जो है B2, वो आपके पास P1 हो गया और A2 जो है वही A1 ही है. ठीक है, अब अगली आइट्रेशन चला रहे हैं. प्रोग्रामिंग में तो हम A इज इक्वल टू वही काम करेंगे ना, लेकिन यहाँ पे मैथ्स में लिखने के लिए हम ये करें कि अगली आइट्रेशन में क्या होगा कि A की वैल्यू वही रही, ठीक है, और B की वैल्यू वो P वाली इसलिए दे दी क्योंकि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम 0 के दो साइडों पे ये आ रहे हैं. ठीक हो गया. अब आप यहाँ पे देखें, इसको दोबारा हमने बाइसेक्ट किया, तो बाइसेक्ट करने से आपके पास क्या चीज़ आ गई? ये जगह आ गई. ठीक है, ये हो गया ना नया P2, ये आपके पास. अब इसमें इसका साइन किसके बराबर है? A के बराबर है. इसका मतलब है A को छोड़ दो और B को अपनी जगह पे रहने दो. नया A जो है वो ये P वाली वैल्यू हो जाएगी. क्यों? क्योंकि अगेन वी विल बी देन वर्किंग विद दिस एरिया. सर अभी सीन ये है कि 2 और 6 है. अभी है 2, A2 इज इक्वल टू 2, और दिस इज इक्वल टू 6. ये 8 बन गया ना. हाँ, तो ये हो जाएगा 4. ये 4 हो गया. ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे
कि A3 इज गोइंग टू बी 4, अच्छा ए को अब आपने इधर करना है। सर वो तो पॉजिटिव नहीं है। ए को नहीं देखें, एफ ऑफ ए को देखें ना। ये देखें, ये जो एफ ऑफ P2 आ रहा है आपके पास, ये दोनों नीचे हैं 0 से। एक्स की वैल्यू, एक्स एक्सिस को नहीं देखें, वाई एक्सिस को देखें। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने ये कहा था कि एफ ऑफ P1 का साइन एफ ऑफ B1 के बराबर है। ये दोनों साइन बराबर थे, तो जिसका साइन बराबर होगा उसको हम हिलाएंगे। साइन से क्या मुराद है? देखें 0 है ना, अगर पॉजिटिव आया आपके पास एफ ऑफ P1 तो देखें एफ ऑफ A पॉजिटिव था कि एफ ऑफ B पॉजिटिव था। जो भी पॉजिटिव था उसको हिलाएं अपनी जगह से, ठीक है। क्योंकि देखें इसको इस तरह देखें, दिस इज 0, ठीक है जी, एफ ऑफ P यहाँ पे है और एफ ऑफ B यहाँ पे है, तो इसको इसलिए नहीं हिलाना क्योंकि फिर तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वो इंटरमीडिएट वाली बात 0 तो निकल ही जाएगा बीच में से, तो 0 को दरमियान में रेंज के अंदर ही रखना है। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं तो इसको हटा दें, इसको नया B ले लें। अगर एफ ऑफ P1 नेगेटिव आया है तो इसको हटा दें, इसको नया A ले लें। मतलब आपने 0 के आगे पीछे यूं चलना है, क्योंकि 0 अगर इस दोनों के दरमियान में से निकल गया ना, लेट से दोनों पॉजिटिव हो गए और दोनों नेगेटिव हो गए, फिर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल ही नहीं रहा, बात ही खत्म होगी। ठीक है, कोड से करते हैं, फिर उसके बाद वापस इधर आता हूँ। ठीक है, इस आइट्रेशन को एक दफ़ा और देख लें। अब आपने क्या किया, आपने P2 लिया, तो अब आप क्या करेंगे कि A1 को मूव करेंगे, A3 इज नाउ ये वाला P, और आपके पास B3 कहाँ पे है, वो अपनी जगह पर ही है। ठीक हो गया। अब आप इसको करेंगे तो आपके पास ये जगह आ जाएगी। लेट्स से मैं इनको डिलीट कर दूँ, किधर, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये अब आपके पास ये जगह है। अब आपके पास एफ ऑफ P क्या है, पॉजिटिव आया। ठीक है, B के बराबर, एफ ऑफ B के बराबर है इसका साइन एफ ऑफ P का। तो अब आप क्या करेंगे, इसको छोड़ दें, B को अब आप इधर करेंगे। ठीक है, समझ आइए। सर ये साइन वाले कहाँ हैं, समझ नहीं, साइन से दोबारा बताओ। नेगेटिव पॉजिटिव साइन मुराद है या कोई और साइन? जी, नेगेटिव पॉजिटिव मुराद है। देखें आपके पास पहली आइट्रेशन को देखें, यहाँ पे एफ ऑफ B1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, किधर गया, इज ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ P1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। जब ये दोनों 0 से ज़्यादा हैं तो कोई एक चीज़ तो आपको 0 से कम भी चाहिए ना। अगर आपने A1 को P के बराबर कर दिया तो एफ ऑफ A1 किसके बराबर हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो सब कुछ ग्रेटर देन 0 हो गया, तो वो 0 तो इंटरमीडिएट से निकल गया, तो इसलिए उसको नहीं हिलाना, उसको रहने दें। B1 को P की जगह पे आप ले आए। तो वो जो बाइसेक्शन आपने की थी ना कि भाई वो इस आधे में है कि इस आधे में है, तो इसमें तो नहीं है, इसको छोड़ दो। अब ये आपका नया B है। ठीक हो गया, ये आपने यहाँ पे काम किया। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, एफ ऑफ B1 इज ग्रेटर देन 0 और एफ B2, एफ ऑफ P2 इज लेस देन 0। सर वो क्या कहते हैं, 4 आता है ना, 4 P2 4 नहीं आता, P2 4 आता है। P2 4 है, एफ ऑफ P2 कम है। एफ देखो, एफ ऑफ एफ ऑफ P2 वाई एक्सेस के ऊपर, क्योंकि आपका एन जो सेट है वो वाई एक्सेस के ऊपर सेट है, उसके अगेंस्ट आप जिस सी में इंटरेस्टेड है उस तक तो हम पहुंच रहे हैं। ये बात है कंफ्यूजिंग है इस तरीके से। ठीक है, हाँ, आपके जहन में एक्स एक्सेस, मैंने शुरू में बोला भी गलत है ना, असल में मैंने B बोला है शुरू में, एफ ऑफ B, एफ ऑफ P। ठीक हो गया, अभी सही है। इसको 3-4 दफ़ा देखेंगे तो ये समझ आएगी, जब एक दफ़ा समझ आ जाएगी ना, इट्स अ वेरी ऑब्वियस मेथड। ठीक है, कि ये आपके पास दो चीज़ें, आप कहते हैं भाई इसके दरमियान में कहीं पे 0 है, किधर है मुझे नहीं पता। अच्छा चलो, दरमियान, एग्जैक्ट दरमियान निकालो। ठीक है, वो अगर ग्रेटर है तो ये सारे के सारे पॉजिटिव में है, तो इनके दरमियान में 0 हम प्रूव नहीं कर सकते। इनमें से आधे कम हैं, 0 से आधे ज़्यादा हैं, तो अब इसके दरमियान में ढूंढो। ठीक हो गया, फिर आधा किया। ठीक है, तो अब ये जो आधा आया वो नेगेटिव में है। ठीक है, तो इस जगह को नहीं, इस जगह को पकड़ो। ठीक है, इसको P2 ऐसा फंक्शन है कि अगर हम P2 पुट करेंगे तो वो 0 से कम वैल्यू आती है। जी, ठीक हो गया। ओके, तो देखें एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम को देखें ज़रा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। सेट A1 इज इक्वल टू A, B1 इज इक्वल टू B। अब इस जगह पे आप अस्यूम करें कि आपके पास विजुअलाइजेशन नहीं है, अब उसको छोड़ दें विजुअलाइजेशन को। ठीक है, यहाँ पे देखें A एंड B मस्ट हैव डिफरेंट साइंस। ठीक है, ये मैंने दोबारा यहाँ पे गलत लिखी हुई है बात, इसको दोबारा कर लें। एफ ऑफ A एंड एफ ऑफ B दे मस्ट हैव डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर डिफरेंट साइन नहीं है तो इंटरमीडिएट वैल्यू, इंटरमीडिएट एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होंगे तो इंटरमीडिएट में 0 होगा। ठीक हो गया, इसलिए इनका साइन होना ज़रूरी है। ओके, सेट P1 इज इक्वल टू उनके दरमियान की एवरेज। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट एवरेज आपने निकाल ली। अब देखें, इफ एफ ऑफ P इज इक्वल टू 0, तो भाई इसी में तो इंटरेस्टेड थे ना, बात खत्म हो गई। ठीक है, खत्म, किस्सा खत्म हो गया।
अगर तो इस पी को आपने डाला तुक्के पे पहली दफ़ा में ही और दरमियान के अंदर ही जेड जीरो आ गया, रियल नंबर्स हैं तो क्लोज टू जीरो, ठीक है, वो प्रिसीजन की बात अपनी जगह पे। अगर वो जीरो के बराबर आ गया या जितना आपको बराबर चाहिए वो आ गया तो यूर डन, ठीक हो गया। अच्छा, अगर नहीं तो फिर अगर एफ ऑफ पी वन हैज़ द सेम साइन एज एफ ऑफ ए वन, जिसका मतलब है कि ये आपके पास फंक्शन वॉट एवर द फंक्शन इज डूइंग, एफ ऑफ बी वन जो है वो लेट्स से ग्रेटर है जीरो से और एफ ऑफ ए वन जो है वो कम है। अब एफ ऑफ पी वन जो है वो भी कम आ गया, इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम रखने के लिए आपको एक ग्रेटर साइन वाला चाहिए और एक लेस देन नेगेटिव साइन वाला चाहिए। तो जो नेगेटिव साइन वाला है उसको फिर हटाएं, ठीक है, जो बराबर साइन वाला है उसको हटाएं, ठीक है। सेट ए टू इज इक्वल टू पी वन, क्यों? क्योंकि एफ ऑफ ए वन का साइन एफ ऑफ पी वन के बराबर है, वो जीरो के उसी साइड पे हैं कि दोनों एक जैसे हैं, तो एक को लात मार दें और दूसरे को ले लें, ठीक है, ओके। अगेन ए टू एंड बी टू मस्ट एंड अप विद डिफरेंट साइंस, एंड अप का बात यहाँ पे सही है, लेकिन एफ ऑफ ए वन एफ ऑफ बी टू, ठीक है। बात सीधी ये है कि जब भी आप स्टेप करें ना तो चेक करने का तरीका क्या है कि भाई मुझसे गलती हुई है नहीं हुई, कि दो ऑपोजिट साइड्स ऑफ जीरो पे होने चाहिए। अगर एफ ऑफ ए वन जब आपने कर ली ना, असाइनमेंट कर ली कि भाई पी को किस पे सेट करना है, एक दफ़ा दोबारा चेक कर लें। अगर एफ करंट जो आपका ए है, अगर आप एफ के अंदर डालते हैं और वो नेगेटिव आता है और बी भी नेगेटिव आता है या ये पॉजिटिव आता है वो भी पॉजिटिव आता है, इसका मतलब आपने स्टेप गलत कर दिया, दोबारा करो, ठीक है। अगर दोनों जीरो के एक साइड पे हो गए ना तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इज नो लॉन्गर एप्लीकेबल, तो आप क्या करें कि इसको दोबारा करें स्टेप को, ठीक है, कोड में जाके इसको करते हैं। अच्छा, दूसरा क्या काम हो सकता है कि एफ ऑफ पी वन हैज़ द सेम साइन एज एफ ऑफ बी, तो फिर क्या करो, बी को मूव करो, ठीक है, बी टू इज इक्वल टू पी वन, जिसके साथ पी एफ ऑफ पी का साइन बराबर हो गया ना उसको मूव कर दो, ठीक है। इसको अगेन इस तरीके से समझें कि ये पूरा कोई फंक्शन है आपके पास, ठीक है, एफ ऑफ पी यहाँ पे है, एफ ऑफ बी यहाँ पे है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव में है, तो उसको कोई दफ़ा हो जाता है कि रेंज छोटी हो जाए, ठीक है, और ये दोनों अगर नेगेटिव में है तो उसको तुम हट जाओ ताकि रेंज छोटी हो जाए, क्योंकि आधा किया ना हमने, तो या ये रेंज लेंगे या ये रेंज लेंगे, ठीक है। तो इसको हटा दो क्योंकि ये भी नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में, तो हमने बात कहाँ से शुरू की थी कि दोनों का ऑपोजिट साइन होना चाहिए। तो पहले इतनी रेंज के अंदर ऑपोजिट साइन था, अब इतनी रेंज के अंदर ऑपोजिट साइन है, तो हम ऐसा ऐसा क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम को छोटा कर रहे हैं, ठीक है। अगर आईटीसी मेरे से पढ़ी हो और याद हो तो उसमें एक डबल रोटी काटने वाला तरीका बताया था कि डबल रोटी किस तरह काटते हैं कि उसका एक स्लाइस काटते हैं उसको हटा देते हैं, तो ये वो एक स्लाइस काट रहे हैं हम बेसिकली, कि इतनी बड़ी रेंज थी उसमें से इसको हटा दो। अब इसके अंदर भी हमारा सोल्यूशन है, क्यों है, बिकॉज ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, हमें पता है एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो जीरो भी बीच में कहीं पे होगा, हमें पता है कि इसके अंदर वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो इतनी बड़ी रेंज 0 से 100 के दरमियान में सी को ढूंढने की जगह पे अब 0 से 50 के दरमियान में हम सी को ढूंढ रहे हैं, फिर अगली दफ़ा हम 0 से 25 के दरमियान में ढूंढेंगे, फिर 0 से 12.5 के दरमियान में ढूंढेंगे, तो होते 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 हमारे पास आखिर में कोई इतनी छोटी रेंज रह जाएगी कि हम कहेंगे बस ये ठीक है। बात समझ आ गई? ओके, कोड के जरिए से देखते हैं, ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। जब आपने अपडेशन कर ली तो वापस ऊपर जाएं, इटरेशन चलाएं इसको, ठीक है। कोड पे जाते हैं, ये चीज़ मेरा भी दिमाग में दर्द कर रही है, कोड से साफ हो जाएगा। सो सबसे पहले बाइसेक्ट का एक मेथड बना दिया, ये सिंपली क्या कर रहा है, ए और बी लेता है, ठीक है, उनका वैल्यू कैलकुलेट करता है कि उनका दरमियान क्या है और ये एफ उसके ऊपर अप्लाई करता है, ठीक है। और ये एफ क्यों अप्लाई कर रहा है, सिर्फ हमें दिखाने के लिए, ठीक है। इस फंक्शन का जो मकसद है ना सिर्फ पी कैलकुलेट करके वापस भेजना है, लेकिन चूंकि बार बार हम अपने लिए आउटपुट्स भी करते हैं तो वो भी हमने यहीं पे आउटपुट कर दिए, ठीक है। इस फंक्शन का अपना मकसद सिर्फ और सिर्फ पी, इट्स एन एवरेज फंक्शन, आसान बात ये, ठीक है, एवरेज का फंक्शन है ये, सिर्फ हमारे बीच में आउटपुट कर रहा है, इसलिए एवरेज नहीं यूज़ किया, इसको कर लिया। अब एफ डिफाइन करना है, तो एफ मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक जो वैल्यू ली हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये लास्ट टाइम भी बात की थी, आगे फिर इसकी तफसील से फिर बात करेंगे थोड़ा दोबारा भी, ठीक है। ये दिस इज, यू कैन थिंक ऑफ दिस एज एनी फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूअस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है जी। ओके, आपने ए को 1 ले लिया, बी को 10 ले लिया, ठीक है जी। पहला काम तो ये करें कि ज़रा इनको आउटपुट करके देखें कि इनके साइंस ऑपोजिट हैं कि नहीं है, ये पहले ये काम करना है। अगर मैंने लेट से यहाँ पे इसको ले लिया 100, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ से अगर आप आगे चलेंगे देयर इज़ नो गारंटी कि आपको सोल्यूशन मिलेगा भी, ठीक है, बात समझ आ गई है। तो पहला काम आपने ये करना है कि आपने देखना है कि दोनों जो हैं वो ऑपोजिट साइड्स पे हैं कि नहीं है, ठीक हो गया। ओके, अब क्या करें, एक को A1 को A पे सेट करें, B1 को B पे सेट करें। ये लिख इस वजह से दिया है ताकि आपको पता चले कि अब आइटरेशन स्टार्ट हो रही है, ठीक है। इसको आप लूप के अंदर डालेंगे, मैंने लूप पे नहीं डाला, लेकिन नीचे आप देख लें वही काम बार बार हो रहा है, ठीक है। देखें, A, B इज इक्वल टू A, B, दिस इज नॉट डूइंग एनीथिंग, दिस इज जस्ट सेइंग A1 इज इक्वल टू A एंड B1 इज इक्वल टू B, ठीक हो गया। आपने P की वैल्यू कैलकुलेट की और आउटपुट इसको करवा लिया, ठीक है। ये आउटपुट यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए आउटपुट किया क्या हमें नजर आया, ठीक है जी। तो आपके पास P की वैल्यू इज 5.5 और f of A, f of B, f of P and f of B,
ठीक है, ये आउटपुट देख लें, यहाँ पे ये चीज़ें की हैं, एफ ए एफ बी एफ पी, ठीक है, ए बी और बी, ठीक है। आउटपुट इसलिए कर दिया कि भाई हमें वहीं पे नजर आ जाए ना, बार बार आउटपुट क्या करेंगे यहाँ पे। पहले मैंने कोड लिखा था, यहाँ पे आउटपुट लिखे थे, फिर मैंने कहा कि मैं क्या हरकत कर रहा हूँ, तो मैं उसको वहाँ पे ले गया। तो अगेन फंक्शन को तरीके से इस्तेमाल किया था, सही हो गया। अच्छा, अब हमने क्या कहना है कि भाई एफ ऑफ ए और एफ ऑफ पी की वैल्यूज चूंकि बराबर हैं, तो अगली रेंज हमारे पास ये दो वाली होनी चाहिए। बस अब इस रेंज को पकड़ो, 5.5 और 10 को, ठीक है। इसे कहते हैं कि पहले मैथ समझ के आए ना, तो कोड ऐसे, फिर कोड आपको मैथ्स भी समझा देगा फिर, और मैथ्स करेंगे तो आपको कोड आसानी से समझ आएगा, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे इस रेंज इसको क्यों ले रहे हैं, इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों माइनस है ना, और हमने कोई दो वैल्यूज हमें चाहिए जो कि माइनस और प्लस के दरमियान में हमने जीरो निकालनी है, ठीक है। तो बस इसको, इस वन को अब यहाँ पे सेट कर दें। कैसे सेट करेंगे, ए कॉमा बी इज इक्वल टू पी कॉमा बी, तो अब ए की नई वैल्यू पी हो जाएगी, तो ए 5.5 हो जाएगा और बी अपनी जगह पे रहेगा। समझ आ गई। ये काम आप करेंगे लूप में, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे इस तरह लिखा, क्योंकि लूप तो करूँगा तो ठक करके रन हो जाएगा ना सारा, ठीक हो गया। ओके, अब हमने कर लिया, दोबारा पी की वैल्यू कंप्यूट की, तो देखें अब नया ए क्या है, 5.5 है, एफ ऑफ ए वही है, नया पी हमारे पास 7.75 है, एफ ऑफ पी जो है वो पॉजिटिव है, ठीक हो गया। जब एफ ऑफ पी पॉजिटिव है और एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव है, तो अब इस बी की हमें कोई जरूरत नहीं, इसको लात मार के निकाल दें और इसको नया बी बना लें, ठीक है। तो ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए कॉमा पी, तो ए अपनी जगह पे ही रहा और बी जो है वो पी हो गया। ये मैंने इस तरह इसलिए लिखा है ताकि आपको दोनों नजर आए कि ए अपनी जगह पे है, वरना इस असाइनमेंट का कोई मकसद नहीं था। मैं सिर्फ बी इज इक्वल टू पी भी लिख सकता था कि बी को चेंज किया, लेकिन मुझे एटलीस्ट ये लगा कि दिस मेक्स मोर सेंस कि ए अपनी जगह पे ही है और बी जो है वो पी पे आ गया, ठीक हो गया। लेट्स डू दिस अगेन। देखें बी जो है वो अब पिछले पी पे आया हुआ है। अगेन इफ यू डू द कंप्यूटेशन, एफ ऑफ पी का साइन जो है वो एफ ऑफ बी के साइन के बराबर है, तो दोबारा हम किसको मूव करेंगे, बी को मूव करेंगे, ये बी मूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे किसके साइन बराबर है, वही दोबारा बी के बराबर है, तो यहाँ पे दोबारा हमने बी को मूव किया और वैल्यूज देखें बी कहाँ जा रहा है, 5.78 वगैरह वगैरह। इसका मैं आपको वैसे रूट बता देता हूँ कि इसका रूट जो है दैट इज 6, तो 6 स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अंडर रूट का फंक्शन है वैसे, ठीक है जी। सो कहाँ पे थे हम, ये रहा। तो इसको जितना पी जो है वो 6 के करीब जाएगा उतना हमारा जवाब अच्छा हो रहा है। अब देखें यहाँ पे दोनों क्या हैं, माइनस है, तो किसको मूव होना चाहिए, ए को या बी को। देखें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ पी दोनों का साइन बराबर है, किसको मूव करेंगे। अगर मैंने बी को इधर मूव कर दिया, हाँ, अगर बी को मूव कर दिया तो दोनों नेगेटिव में चले जाएंगे, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो हम ए को मूव करेंगे। ए कॉमा बी इज इक्वल टू पी कॉमा बी, जिसका मतलब है ए मूव हो रहा है, ठीक है। अब देखें वैल्यू इसके करीब आ गई, अब दोबारा ए मूव करना है, ठीक है। दोबारा ए को मूव किया 5.99, दोबारा ए को मूव करेंगे क्योंकि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ पी बराबर हैं 6.02। अब ये नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव हैं, किसको मूव करेंगे, ए को के बी को, बी को मूव करेंगे, ए कॉमा बी इज इक्वल टू, समझ में पड़ेगी नहीं, अभी ना, ठीक है ना, ओके, ठीक है। 6.0097, अब ये दोबारा बी को मूव करेंगे, यहाँ पे बी को मूव किया और बस है 6.00097 चलेगा, ठीक है, काफ़ी है। बट यू कैन लुक एट दिस थिंग, क्या है हमारे पास कितनी आइट्रेशन चली हैं, सो लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड थर्ड डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी आई है, तकरीबन 10 आइट्रेशंस में, ठीक है जी। दैट इज़ बिकॉज वी स्टार्टेड विद 1 and 10, वी ऑलरेडी हैड अ वेरी गुड आइडिया फॉर ए एंड बी। 6 के बहुत करीब है ना। वॉट इफ आई हैड स्टार्टेड फ्रॉम 100, तो दिस वुड हैव गॉन टू 50, 22.5 देन 10, तो ये 3 आइट्रेशंस एक्स्ट्रा होती, 13 में फिर हम पहुंचते, ठीक है। सो इफ यू ऑलरेडी हैव अ गुड आइडिया अबाउट वेयर योर आंसर इज, देन दिस इज अ वेरी गुड मेथड। बट इन जनरल फॉर अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस यू डोंट नो वेयर यू शुड स्टार्ट, ठीक हो गया। तो नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज, करना तो मैंने आज था लेकिन टाइम चूंकि नहीं है तो मैं अभी शुरू नहीं करता, लेकिन करना अब हमने ये है कि ये मेथड तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, इट वर्क्स वेल, द प्रॉब्लम इज इट्स स्लो, ठीक है। आधा 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 आधा, तो अभी भी वो आधे आधे से आपको लॉग वाली बात याद आई होगी, तो इट्स नॉट बैड, ठीक है। बट वी हैव अ मच मच बेटर मेथड देन दिस। क्यों, इस बात को समझे कि यहाँ पे आपने कौन सी मैथ्स इस्तेमाल की है, इस बाइसेक्शन मेथड में कौन सी मैथ्स इस्तेमाल की है। वो अलजेब्रा जब शुरू की थी ना, उस जमाने की मैथ्स है ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, देयर इज नो एडवांस्ड मैथमेटिक्स। बट यू नो एडवांस्ड मैथमेटिक्स, आप लोगों को एडवांस्ड मैथमेटिक्स कुछ आती भी है, कैलकुलस आती है ना, अभी तक इसमें कोई कैलकुलस नहीं थी, तो कैलकुलस हम लगाएंगे और उससे आपको कैलकुलस का फायदा नजर आएगा कि व्हेन यू ट्राई टू अप्लाई कैलकुलस you will see that your iterations go from 10 to like 2, ठीक है। and
द वाइडर योर रेंज इज बाइसेक्शन मेथड, तो वही अपना स्लो 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 आधा लॉग के हिसाब से आएगा। हम जो दूसरा मेथड जो कैलकुलस के जरिए से करेंगे, वो जितनी बड़ी आपके पास रेंज होगी ना, वो फटाक करके जल्दी से पहुंचेगा। तो 4 5 6 वैल्यूज के अंदर ऐसे वो आपको जवाब निकाल के देगा। ठीक है जी, समझ आएगी? विद अ बट उसके अंदर एक पक है थोड़ी सी। ठीक है, इट्स वेरी गुड, वो मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर एक पक है, वो जब उसको डिस्कस करेंगे फिर वहाँ पे बात करेंगे। कोई सवाल है तो पूछें। वो ये जो दूसरा मेथड है वो